गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय आशीष सर पे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं आप लोगों को एक चैप्टर डिस्कस करके दूंगा। उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, तो आप लोग जहां भी पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे एकदम से ठंडे दिमाग से और एकदम एकाग्रचित्त होकर के आप लोग उसे देखिए। आशा है मुझे कि मैं आपको बेहतर सिखा पाऊंगा। तो तैयार आप लोग? गुड इवनिंग। चलिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा तहे दिल से वेलकम है, और जो लोग नहीं जुड़ सके हैं उन्हें भी आप लोग जुड़ने का काम करें। जल्दी से आप लोग सबों को जोड़ दें ताकि मैं आज का क्लास स्टार्ट कर सकूं। ये जो बोर्ड पे जो छोटी छोटी मैंने पॉइंट्स लिख रखा है वो आप लोग को क्लियर दिख रहा है? बता दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग विजय। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है आप लोग को दिखाई पड़ रहा है सबको? ये वेरी गुड। तो आइए अब मैं इसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को हेडिंग से नजर आ रहा होगा, श्वसन यानी रेस्पिरेटरी। देखिए, मानव जिस क्रिया के द्वारा अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ऊर्जा निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। यानी हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, और वो ऊर्जा हम लोग अपने दैनिक जीवन के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग एक एग्जांपल से समझिए, आपको एक भरी बाल्टी यानी पानी से भरा एक बाल्टी आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसे क्या करेंगे? पहले एक लंबा गहरा सांस खींचते हैं इस तरह से, फिर उस बाल्टी को उठाते हैं। यानी कोई भी आप एक भारी चीज अगर आप लोग को उठाने के लिए दिया जाए तो आप एक लंबा सांस पहले खींचेंगे, उसके बाद उस चीज को उठाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जब सांस को खींचते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भैया श्वसन ना दो प्रकार का होता है, एक अनोक्सी श्वसन, एक ऑक्सी श्वसन। देखिए, अनोक्सी श्वसन हम उस श्वसन को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की नाम मात्र जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो श्वसन होता है। इस श्वसन में होता क्या है, शरीर यानी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। कौन सा अम्ल जमता है? लैक्टिक अम्ल। देखिए, जब हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे अनोक्सी श्वसन हो जाता है। अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, ऊर्जा का निर्माण कम, और उस जगह पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और उस लैक्टिक अम्ल के कारण जकड़न यानी दर्द महसूस होता है। हमारे मांसपेशियों में दर्द किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण होता है। अब वो लैक्टिक अम्ल खत्म कैसे होगा? तो आप थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, या तो मालिश यानी मसाज तेल लगा करके आप उसे करिएगा, तो वहां से लैक्टिक अम्ल हट जाता है और मांसपेशियों की दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, एक अगला श्वसन है ऑक्सी श्वसन। देखिए, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें विशाल ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी इसमें फुल ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऑक्सी श्वसन जितने भी मानव हैं, हम लोग हैं, हम लोगों में कौन सी श्वसन होती है? ये ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन पूरा विखंडित हो करके एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी का। रुकिएगा जरा सा, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किसका पूरा नाम? तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत है? देखिए, एटीपी ही है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। देखिए होता क्या है, समझिएगा,
होता क्या है, श्वसन के दौरान हम लोग सांस खींचते हैं, श्वास में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलाता है जिस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। ठीक है, कौन सा चक्र? क्रेब्स नामक चक्र चलाता है और उस क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन का विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? टूट जाता है और ऑक्सीजन टूटने के कारण ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा एक ग्लूकोज में क्या होता है? 38 एटीपी बन जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग यदि सांस लेंगे तो हम लोग का शरीर में क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। इसलिए हमारे शरीर का तापमान यानी हमारा शरीर गर्म होता है। हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन जो इंसान की मृत्यु होती है, जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसमें श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती है और श्वसन की क्रिया नहीं हो पाने के कारण उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। प्रश्न पूछ भी देता है कि भैया मृत जीव का शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? तो जो आदमी मरता है वो श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती है जिसके कारण उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाता है और उसका शरीर धीरे-धीरे ठंडा हो पड़ जाता है। एक रीजन और भी होता है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण रुक जाता है, उस कारण भी शरीर ठंडा पड़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत एकदम जनरल सा प्रश्न है, पूछता है क्या कि श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन अपचयी क्रिया है। इंग्लिश में इसे कैटाबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबोलिक। देखिए, शरीर में जो हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो श्वसन की क्रिया एक कैटाबोलिक है यानी अपचयी क्रिया है। आप लोग को ये कैटाबोलिक नहीं समझ में आता होगा। कैटाबोलिक मतलब होता है तोड़ देना। क्या करना? तोड़ देना। जैसे एक ग्लूकोज टूट करके 38 एटीपी बन जाता है, यानी कितना एटीपी? 38 एटीपी। तो प्रश्न दोनों तरह से पूछता है, एक ग्लूकोज से कितने एटीपी का निर्माण? तो भैया 38 एटीपी का निर्माण। प्रश्न उलट के भी पूछ सकता है, 38 एटीपी मिल करके कितने ग्लूकोज का निर्माण करता है? तो 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। देखिए, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का। देखिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि श्वसन क्या है, श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं कि भैया श्वसन तो है, लेकिन बहुत सारे जीव होते हैं वो सांस लेते हैं कहाँ-कहाँ से? तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, मनुष्य यानी हम लोग जो है मानव, मानव भैया फेफड़ा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। नहीं समझे? हम लोगों का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। हम लोग का श्वसन अंग फेफड़ा। देखिए, जितने भी जीव जल में रहते हैं, जलीय जीव गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेंगे? गिल्स से सांस लेंगे। गिल्स, गलफड़ा, जैसे मछली वगैरह हो गया, ये किससे सांस लेंगे? गलफड़ा से सांस लेंगे। जितने भी कीट, ये सब श्वास नली यानी ट्रेकिया से सांस लेते हैं। जितने भी कीट हैं, ये सब श्वास नली से सांस लेते हैं। देखिए, केचुआ, केचुआ जानते होंगे आप लोग, उसे गांव घर में चेरा के नाम से भी फेमस होता है। देखिए, जोंक और केचुआ में अंतर होता है। केचुआ जो होता है, वो केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। केचुआ किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। देखिए, तेलचट्टा भी कीट के श्रेणी में ही आ जाते हैं। तिलचट्टा भी कीट के ही श्रेणी में आ जाते हैं और तिलचट्टा ट्रेकिया यानी श्वास नली से सांस लेते हैं। ठीक है, तिलचट्टा से ट्रेकिया से सांस लेंगे। बिच्छू को आप लोग जानते होंगे, बिच्छू पीछे से डंक मार लेता है बिच्छू। ये बिच्छू बुक लंग से सांस लेते हैं। किससे सांस लेंगे? बुक लंग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करने का काम कर लीजिएगा। ठीक है, इस किससे सांस लेंगे? बुक लंग से सांस लेते हैं। कौन? बिच्छू। आता है भैया एक मेढक। मेढक बड़ा रंगबाज किस्म का आदमी मतलब जीव है। ये क्या करता है? ये इसका 3 अवस्था होता है। एक एकदम छोटका सा बच्चा जैसा, एक जवान हो जाता है, एक बूढ़ा जाता है। तो 3 अवस्था। देखिए, जब ये मेढक बच्चा का अवस्था में रहता है तो उस अवस्था को कहते हैं टेडपोल अवस्था। क्या कहते हैं? टेडपोल। मेढक का छोटका-छोटका बच्चा को क्या कहेंगे? टेडपोल। और जब इस टेडपोल की अवस्था में रहेगा तो ये सांस लेगा गिल्स से। तो मेढक किससे सांस ले लेगा? गिल्स से। जब ये मेढक
बुढ़ा जाता है तो ये जमीन के अंदर घुस के बैठ जाता है, धरती के अंदर में घुस के बैठ जाता है। उस अवस्था को कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। तो मेढक अपने निष्क्रिय अवस्था में त्वचा से सांस लेने लगता है। किससे सांस लेता है? स्किन से, यानी त्वचा से। अब मेढक तो भैया जवान भी होगा, तो मेढक अपने जवानी अवस्था में फेफड़ा से सांस लेता है। किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बोलिए, यहां तक यदि किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? जल्दी से बोलिए आप लोग, किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक यदि किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो डाउट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेनली आता है मानव। हम लोग भैया मानव हैं, तो ज्यादा हम लोग मानव के बारे में ही पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो आइए मानव का रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र को हम लोग देखते हैं। देखिए मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? जिस जिस अंगों के द्वारा मानव अपने श्वास की यानी श्वसन की क्रिया कंप्लीट करती है, उन सभी अंगों के सम्मिलित भाग को श्वसन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर से, मानव जिन जिन अंगों के सहारे अपनी श्वसन की क्रिया कंप्लीट करते हैं उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। तो पहला तो आ गया नोजल यानी नासा छिद्र। देखिए कोई भी मानव सबसे पहले नाक से सांस को खींचते हैं। देखिए नाक से खींचते हैं। आप लोग बोलिएगा सर मुंह से भी तो खींच सकते हैं, नाक बंद करेंगे मुंह से खींच लेंगे। देखिए ये अनौपचारिक हो गया। औपचारिक होता है नाक से सांस खींचने को। जैसे देखिए हम लोगों का को जो मुख है वो भोजन करने के लिए दिया गया है और सांस लेने के लिए नाक दिया है। तो नाक में कुल 2 छिद्र होते हैं, इधर से हम लोग सांस लेते हैं। बोलिएगा क्यों, मुख से क्यों नहीं लेना चाहिए? तो देखिए कारण समझिए। नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और हम लोग जब सांस को खींचते हैं तो हमारे सांस में केवल ऑक्सीजन नहीं जाता है, इसके साथ साथ छोटे छोटे धूल कण भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो नाक का जो छोटा छोटा बाल होता है वो एक चलनी का काम करता है और उस सारे छोटे छोटे धूल कण को छान लेता है बाहर ही। उसके बाद नासा छिद्र से हम लोग का सांस अंदर घुसता है। देखिए नासा छिद्र, उसके बाद इस जगह पे मिलता है नासा द्वार। यहीं पर एक लेयर पाया जाता है जिसको कहते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक चिपचिपा और गाढ़े प्रकार का द्रव है। ये देखिए क्या किया, जितने धूल कण नाक के बाल द्वारा रुक सकते थे वो रुक गए। बाकी बात जो धूल कण अंदर घुसा वो इस म्यूकस में जाके चिपक जाता है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर में शुद्ध वायु प्रवेश करता है। ठीक है, नाक से सांस लेने का ये फायदा होता है। पहला हम लोग का सांस गया कहाँ पे? नासा छिद्र। उसके बाद गया नासा द्वार। उसके बाद जाएगा ट्रेकिया में। लेकिन ट्रेकिया से पहले एक इस जगह पे एक दरवाजा रहता है। इस दरवाजा को हम लोग कहते हैं इपीग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। देखिए इपीग्लोटिक्स एक दरवाजा है जो सांस को फेफड़ा में और भोजन को आमाशय में भेजने का काम करता है। समझिए जैसे जब भी कोई इंसान भोजन करता है तो ये इपीग्लोटिक्स फेफड़ा के रास्ता को क्लोज कर देता है कि भैया अभी भोजन जा रहा है, आप सांस आप बाहर ही रुकिए। तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो भोजन करने के दौरान जिस टाइम पर हम भोजन को निगलते हैं, ये इपीग्लोटिक्स फेफड़ा के रास्ते को बंद कर देता है और भोजन आमाशय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब यदि हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो इपीग्लोटिक्स हमारे आमाशय के रास्ते को बंद कर देता है और सांस आराम से कहाँ पे पहुंचता है? फेफड़ा में। ठीक है, क्योंकि भैया हम लोगों का जो श्वसन अंग है पहले ही देख चुके थे कि फेफड़ा है। तो सांस को फेफड़ा में भेजिएगा कि पेट में भेजिएगा? फेफड़ा में ही ना भेजिएगा। तो फेफड़ा में भेजते हैं। कभी कभी इपीग्लोटिक्स अपने रास्ते को अवरुद्ध कर लेते हैं। मतलब हम लोग यदि भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान इपीग्लोटिक्स को घूमना चाहिए किधर? फेफड़ा की ओर, लेकिन वो बीचे में जाके अटक जाते हैं। आधा रास्ता आमाशय का खाली रह जाता है, आधा रास्ता हमारे फेफड़ा का खाली रह जाता है। अब ये भोजन, कुछ भोजन आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ भोजन किधर प्रवेश कर जाते हैं? फेफड़ा में। तो भैया भोजन को पहुंचना था पेट में, पहुंचा दिए फेफड़ा में, तो गड़बड़ हो गया।
हो गया ना, रूट बदल दिया, वो नो एंट्री में प्रवेश कर गया। तो नो एंट्री में प्रवेश कर जाने के कारण, यानी फेफड़ा में प्रवेश कर जाने के कारण फेफड़ा प्रेशर लगाता है बड़ा हुमच करके उस भोजन को बाहर ढकेलने के लिए। तो उस दौरान हमारा भोजन नाक मुंह अजीब टाइप का एकदम बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं आदमी सड़क गया। कुंची हो गया, सड़क गया। तो समझ में आया आदमी सड़कता कैसे है। जब इपिग्लोटिक्स कन्फ्यूजिया जाता है तो भोजन घुस जाता है फेफड़ा में, तो आदमी आराम से सड़क जाता है। ठीक है, हिचकी की भी कुछ यही कंडीशन है। यानी भोजन फेफड़ा के रास्ता में प्रवेश करेगा तो हिचकी आती है। अब समझिए, हमारा सांस पहले नासा छिद्र में आया, फिर नासा द्वार में आया, उसके बाद जाएगा ट्रेकिया में। किस में जाएगा, ट्रेकिया में। ट्रेकिया ये खाली पाइप होता है, एकदम से खाली पाइप। इस ट्रेकिया के ऊपर में सी शेप की एक उपास्थि पाई जाती है। देखिए, अस्थि दो प्रकार का, हड्डी दो प्रकार का, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। आप लोग अस्थि को आराम से जानते होंगे। देखिए, ये आपका हम कुछ बना देते हैं, समझिएगा। आप लोग ना जो हम बना रहे हैं, आप लोग यहीं से समझ जाइएगा। समझ रहे हैं ना, चिकन लेग पीस क्या बना है, चिकन लेग पीस। लेग पीस के ऊपर में इस तरह का एक हड्डी पाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। जब लोग चिकन को आराम से निगल जाते हैं यानी खा लेते हैं, तो हड्डी यानी इधर इधर के मांस को खाने के बाद, ये ऊपर तो मांस होता है, मांस को खाने के बाद यहाँ पे हड्डियों को ना इसे उखाड़ करके, लगता है ना उसमें ढक्कन लगा हुआ है ना, लेग पीस के ऊपर में लगता है ढक्कन लगा हुआ है, जिसको आराम से निचोड़ करके बाहर निकाल करके आदमी चबा चबा के खा जाता है। चबाने में बड़ा मस्त लगता है कि नहीं, एकदम से मुलायम, एकदम कटर कटर आवाज भी आता है। यही है उपास्थि, यही क्या है, उपास्थि। ठीक है, तो अस्थि कुल दो प्रकार का, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। उपास्थि मुलायम होता है और वो ज्वाइंट पर पाया जाता है। जैसे हमारी कलाई देखिएगा, यहाँ पे ये कलाई इस तरह से मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है, तो जिस जगह से मुड़ रहा है वहां पे अस्थि नहीं पाया जाता है, वहां पे उपास्थि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उपास्थि। ठीक है, तो देखिए, यही उपास्थि की सी शेप का आकार में, एबीसीडी वाला सी देखे ना, सी आकार का उपास्थि हमारे इस ट्रेकिया पर लटका रहता है। आप लोग गर्दन पर इस तरह से आप उंगली फेरिएगा तो आपको यहाँ पर ज्यादा कस के दबा लिए जी, आप लोग ज्यादा कस के मत दबाइएगा। देखिए, सी शेप की अस्थि पाई जाती है। ठीक है, ये सी शेप की उपास्थि पाई जाती है। आप लोग इसको दबा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस क्यों पाया जाता है, आप लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर उपास्थि क्यों पाया जाता है। तो देखिए, जिस पाइप, आप एक एग्जांपल समझिएगा, अगर एक पाइप से होकर के पानी गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, पानी, तो जब तक वो पानी गुजरेगा तब तक वो पाइप एकदम फूला हुआ रहेगा, है ना। जैसे ही उसमें से पाइप से पानी गुजरना बंद हो जाएगा, वो पाइप पचक जाएगा, जाहिर सी बात है पचकेगा। तो वही कंडीशन होता है जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, उस टाइम पर हमारा ये ट्रेकिया तो फैला हुआ रहेगा, लेकिन यदि सांस इस गला से यानी इस ट्रेकिया से नहीं गुजरेगा तो ये पचक जाएगा। अब भैया पचक जाएगा तो सांस अटक करके आदमी मर जाएगा, है कि नहीं। इसी कारण से भगवान बड़ा होशियार थे, वो क्या किए, इस ट्रेकिया के ऊपर में सी शेप की अस्थि को ला करके बैठा दिए, और वो ना इस तरह से इसको उठा करके रखता है। क्या करता है, उठा करके रखता है। ठीक है, यही सी शेप की अस्थि। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले कहां से आया, नासा छिद्र, नासा द्वार, फिर आया ट्रेकिया। कहां पे आया, ट्रेकिया। अब सांस आएगा, इस जगह पे आने के बाद हमारा ट्रेकिया दो भागों में बंट जाता है और फेफड़ा के अंदर प्रवेश करता है। ये भाग को हम लोग कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं इसको, ब्रोनकाई। देखिए, नासा छिद्र, नासा द्वार, ट्रेकिया, उसके बाद सांस आता है ब्रोनकाई में। ब्रोनकाई फेफड़ा के अंदर में प्रवेश करता है और अनेक शाखाओं में बंट जाता है, और इन शाखाओं को कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूल्स। देखिए, सांस कहां से आया, नासा छिद्र, नासा द्वार, ट्रेकिया, उसके बाद कहां पे चला आया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलेस। उसके बाद देखिए, ब्रोनक्यूलेस के आगे में एक छोटी छोटी फूल जैसी रचना पाई जाती है। ये बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में इसकी संख्या होती है हमारे फेफड़ा में। ठीक है, देखिए, ये फूल जैसी रचना को कहते हैं एल्यूवेली। क्या कहते हैं, एल्यूवेली। ठीक है ना, देखिए, एल्यूवेली इसको कहते हैं। इसी में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। एल्यूवेली कुछ इस प्रकार की आकृति रहती है,
और अंदर से छेद टाइप का रहता है। हमारा सांस आकर के इसी एल्यूवेली में आकर के अटकता है और यहीं पे ब्लड घूमते रहता है। इस एल्यूवेली में ही क्या घूमते रहता है? ब्लड घूमते रहता है। देखिए ब्लड घूमता है क्यों? क्योंकि ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन को ला करके पहुंचा दिए एल्यूवेली में उस जगह पर जहां पे ब्लड घूम रहा है। अब भैया हीमोग्लोबिन आराम से ऑक्सीजन को उठाता है और पूरे शरीर में लेकर के दौड़ जाता है और हमारा पूरा शरीर इस ऑक्सीजन को पा करके ऊर्जा बना देता है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हेलो जी, चलिए देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। पूरे शरीर में जाकर के क्या कर देता है? ऊर्जा का निर्माण कर देता है। कौन? ब्लड के द्वारा लेकर के चला गया सभी जगह। कहां पे लेकर के क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर के हर एक कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही मिला ऑक्सीजन, उसने चला दिया क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र चला दिया और उस क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता है? ग्लूकोज। ऐसे ऐसे अनेकों एटीपी मिल जाते हैं और अनेकों ग्लूकोज की निर्माण हो जाते हैं और हमारे शरीर को मिलता है ऊर्जा, ठीक है। देखिए आप लोग याद करिए फिर से, नासा छिद्र, नासाद्वार, ट्रेकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस, एल्यूवेली। देखिए एक दो चीज और समझिएगा। इस जगह पर जब सांस अंदर प्रवेश करता है तो इस जगह पर एक रचना पाई जाती है जिसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है? फेरिंग्स। उसके बाद इसके जस्ट नीचे में पाया जाता है लैरिंग्स। क्या पाया जाता है? लैरिंग्स, ठीक है ना, लैरिंग्स। देखिए यही है लैरिंग्स, यानी स्वर तंत्र। जो हम अभी बोल रहे हैं ना, और आप जो आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज निकल कहां से रहा है? तो इस जगह वोकल बॉक्स यहाँ पे होता है, ठीक है। इस वोकल बॉक्स से आवाज निकल पा रहा है, तो इधर से भी तो सांस गुजरता है। आप फुल क्यों ना याद कर लें, वही बेहतर होगा। तो सांस निकलता है, कहां से प्रवेश करता है और फेफड़ा में पहुंचता है। तो नासा छिद्र, नासाद्वार, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस, एल्वेली, ठीक है। हमारे शरीर में पहुंच गया सांस फेफड़ा में। देखिए प्रश्न पूछता है कि भैया फेफड़ा की संख्या कितना होता है? तो कोई अंधा आदमी बिना देखे बोल देगा कि फेफड़ा की संख्या कितना होता है? 2 होता है। एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए राइट साइड का जो फेफड़ा होता है, वो फेफड़ा कुल 3 भागों में बंटा होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। दाहिना फेफड़ा जो होता है वो कुल 3 भागों में बंटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा केवल और केवल 2 भागों में बंटा होता है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। वो क्यों बटा होता है समझिएगा। हमारा दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा और बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। कारण इस बायां फेफड़ा के तरफ हमारा रहता है हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ, दिल थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। किधर? बाएं फेफड़ा के साइड में। साथ ही साथ बाईं ओर ही हमारा आमाशय की रचना पाई जाती है। बाईं ओर ही इस तरह से जो हमारा आमाशय नहीं होता है, ये बाईं ओर ही इस तरह से लटका होता है। तो आमाशय के दबाव के कारण भी हमारी बाईं फेफड़ा थोड़ा सा छोटा, और इधर ही हमारा दिल झुका होता है, जिस कारण से बाईं फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो दाहिना फेफड़ा 3 भाग में बटा होता है और बायां फेफड़ा केवल और केवल 2 भागों में। तो दोनों फेफड़ा का साइज में भी डिफरेंट होता है। दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा और बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए हमारा फेफड़ा का काम था केवल सांस को खींचना, खींच लिए, ठीक है। लेकिन हमारे फेफड़ा के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जो इस सांस को बाहर ढकेल सके। सांस को तो खींच तो लेता है, देखिए सांस को खींच लेता है, लेकिन खींचने के बाद इसको बाहर ढकेलने की शक्ति फेफड़ा के पास नहीं है। तो बाहर ढकेलेगा कौन? तो यही काम करता है डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। डायफ्राम एक मांस की लचीली एक रचना होती है। मांस की लचीली रचना, जब हम लोग सांस को खींचते हैं इस तरह से, तो डायफ्राम थोड़ा सा झुक जाता है, पचक जाता है। उसके बाद यही डायफ्राम सांस छोड़ने के क्रम में ढकेलता है हमारी फेफड़ा को, और फेफड़ा जितने सारे सांस के द्वारा हम लोग खींचे थे और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना था, उसको क्या करता है? बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो बोलेगा क्या कि हमारे फेफड़ा के द्वारा जो निःश्वसन होता है, देखिए श्वसन 2 प्रकार का, श्वसन आपको 2 प्रकार का बता ही दिए थे, अनोक्सी और ऑक्सी। देखिए
जब हम लोग सांस को खींचते हैं तो इसको कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। जगह यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जब हम लोग सांस खींचते हैं तो होता है निश्वसन। क्या होता है? निश्वसन। लेकिन जैसे ही हम लोग सांस को फेंकते हैं, देखिए सांस खींचे निश्वसन को जैसे ही छोड़ेंगे तो यही इसके बीच में ना 2 ठो बिंदु लगा दीजिए तो हो जाएगा निश्वसन। क्या होगा? निश्वसन। सांस को खींचने की क्रिया कहलाती है निश्वसन और सांस को छोड़ने की क्रिया कहलाती है निश्वसन, ठीक है। तो निश्वसन जो कराता है वो डायफ्राम कराता है और निश्वसन तो भैया खींच करके अपने ले आता है। देखिए फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा एक टंकी का काम करता है जो हवा को अपने अंदर में केवल स्टोर करता है। फेफड़ा तो वही किया ना, सांस को अंदर में ला करके छोड़ दिया। देखिए सांस को खींचते हैं जो, और जितना मैक्सिमम, देखिए सांस जो खींचे हैं और मैक्सिमम जितना हवा को हम अपने फेफड़ा में खींच सकते हैं, इस पूरे कैपेसिटी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। याद रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये इसका आयतन कितना होता है? लगभग 500 से 600 ml होता है। 500 से 600 ml होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम। आगे समझते हैं। ये तो हो गया हमारा काम। क्या हुआ? नासा छिद्र, नासा द्वार, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकेलस, एल्वेली। यहां तक हम लोगों ने सांस को लिया और बाहर ढकेल भी दिया, ठीक है। देखिए पूछता है क्या कि एक वयस्क आदमी, जवान आदमी, ठीक है, वो 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो औसतन 14 से 18 बार सांस लेता है। एक वयस्क आदमी औसतन 14 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। आपको 16 बार भी ऑप्शन में मिल सकता है। एवरेज निकाला गया है तो लगभग 16 बार आता है, तो 16 बार भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। हम आपको जनरली लिख दिए हैं कि 1 मिनट में एक आदमी क्या करता है? 14 से 18 बार सांस लेता है। और छोटका बच्चा जो होता है ना, नवजात शिशु, वो नवजात शिशु 29 से 30 बार सांस लेता है 1 के मिनट में। छोटा सा तो फेफड़ा होता है, ऐसे एकदम पुचुर पुचुर करके एकदम तुरंत सांस ले लेते हैं। समझ में आया ना? छोटा बच्चा, नवजात शिशु 1 मिनट में 29 से 30 बार सांस लेता है, जबकि एक वयस्क आदमी 14 से 18 बार सांस लेता है। देखिए जब आदमी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऊंचाई पे चढ़ने के दौरान सांस की यानी सांस लेने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। जैसे कितना बार सांस लेगा तो 14 से 18 बार से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा स्पीडली सांस लेने लगता है। दौड़ने के क्रम में भी स्पीड हो जाता है। अगर कोई आदमी सो जाएगा नींद में तो नींद में उसका जो सांस लेने का जो क्षमता होता है वो घट जाता है। एकदम लंबा गहरा सांस लेगा और ये 14 बार से कम सांस ले लेता है, ठीक है। तो सोया हुआ आदमी 1 मिनट में 14 से कम बार, और ऊंचाई पर चढ़ने वाला या तो दौड़ने वाला आदमी 1 मिनट में 18 से ज्यादा बार सांस ले सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा। अब हम लोग इसको तो कंप्लीट कर लिए थे। देखिए जो आदमी गहराई में जाता है, गोताखोर लोगों को देखते होंगे ना, कोई भी जब घटना होती है या तो समुद्र में आपको कूदना, यानी गोताखोर लोग जो होते हैं वो समुद्र में जाते हैं, तो जो समुद्र में जाते हैं वो अपने पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि भैया मानव तो सांस लेगा वातावरण से, फेफड़ा के द्वारा। वो घुस गया पानी में तो पानी में उसको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। जब पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भैया वो सांस कहाँ से लेगा? तो वही अपने पीठ पर एक तो टंकी बांध लेते हैं और वो टंकी में रहता है ऑक्सीजन। चूंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, चूंकि ऑक्सीजन भारी गैस है और ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेने का आदत इंसानों में नहीं है, जिस कारण से ऑक्सीजन को थोड़ा हल्का बनाने के लिए हीलियम को भी मिला दिया जाता है, ठीक है। जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो वो गहराई पर जाने के दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ अपने सिलेंडर में क्या मिलाते हैं? हीलियम को, ठीक है। लेकिन जब वो बहुत अधिक गहराई पर चले जाएंगे तो वो हीलियम के जगह पर नाइट्रोजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का। गहराई में गया तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिलाया, और अगर यदि वो अधिक गहराई में गया तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को मिलाता है। देखिए आप लोग जानते होंगे अभी कोरोना का समय चल रहा है, जो
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। तो ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है तो उसको एक वेंटिलेटर पर चढ़ाया जाता है जिसमें ना सांस को ढकेल करके फेफड़ा तक पहुंचाता है और वहां से खींच करके बाहर लाता है। तो वेंटिलेटर पर चढ़ाता है जब, तो उस वेंटिलेटर में भी केवल ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को मिक्स कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्यों मिक्स किया जाता है, तो आप थोड़ा सा इधर आइए। देखिए मनुष्य जो सांस लेता है ना उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब क्या? सांस को लेना भी है और सांस को छोड़ना भी है। ऐसे थोड़े ना सांस ले करके 2-3 दिन रह गए फिर याद आया अरे भैया ले करके 3 दिन हो गया आज छोड़ना भी है सांस को, तो ऐसे तो नहीं ना है। आप सांस को लिए भी छोड़े भी, तो इन दोनों क्रिया के फलस्वरूप हम लोग की श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है और इस क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, दोनों मिला करके बनता है श्वासोच्छ्वास। देखिए जब हम लोग सांस को लेते हैं तो सांस लेने के दौरान में हम लोग देखिए चलिए ना, तो हमारे फेफड़ा में पहुंचा क्या क्या? नाइट्रोजन 78%, क्योंकि पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, तो पूरा का पूरा तो अंदर चलिए जाएगा। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्या क्या प्रवेश किया समझे ना? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड निश्वसन में यानी सांस खींचने में। लेकिन जब ये बाहर आएगा ना तो देखिए जितना नाइट्रोजन को खींचे थे उतना नाइट्रोजन बाहर आ जाता है, जो का तो 78% खींचे तो 78% बाहर भी आ गया। लेकिन भैया फेफड़ा में था, एल्यूवेली में आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, यहाँ पर था हीमोग्लोबिन, बताए थे ना। और हीमोग्लोबिन तो अपने ऊपर में ऑक्सीजन को बिठा करके लेके चल गया पूरे शरीर में, तो ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। लगभग 4% ऑक्सीजन का यूज हमारा शरीर कर लेता है। तो देखिए 21% लिया तो था लेकिन बाहर ना 21% नहीं आता है, आता है लगभग 16 से 17%। 21% खींचे थे ना, लेकिन बाहर जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और 16 से 17% बचता है। अब ये 4% का यूज हो गया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का यूज हो गया तो ये गया कहाँ? तो यही ऑक्सीजन बाद में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ऑक्सीजन का यूज किए उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वो ना फिर बाहर छोड़ देते हैं। देखिए ऑक्सीजन खींचे थे कितना? 0.03% ना, लेकिन फेंके हैं कितना? 4%। लगभग 4% की वृद्धि हुई थी ना, और वही तो लगभग 4% ऑक्सीजन का हम लोगों ने शरीर में यूज किया था। तो पूछता भी है ऑक्सीजन जो हम लोग खींचते हैं तो निश्वसन में लिए गए वायु में यानी जितने भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका कितना परसेंट शरीर यूज करता है? तो भैया 4% के लगभग यूज करता है, अप्रोक्सीमेटली कितना? 4%। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो हम लोग 4% ऑक्सीजन का यूज करते हैं और 4% बढ़ा करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। चलिए वेरी गुड। तो आप लोग बताइए कि जो श्वसन आज हम आप लोगों को बताए हैं इसमें किसी को कोई डाउट रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जल्दी से बोलिए। समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो क्या करूं, श्वसन का जो अगला चैप्टर है उसका थोड़ा सा डिस्कस करा दूं क्या? बोलिएगा तो डिस्कस करा दूं। करा दूं डिस्कस? चलिए वेरी गुड। देखिए श्वसन हम लोग देखते हैं, श्वसन का हम लोग अगला जो टॉपिक है हम लोगों का श्वसन, उसे हम लोग देखने का काम करते हैं। क्या है प्रश्न देखिएगा पहला, अरे तुरी कमाल हो गया जी। श्वसन है, इसमें आपका परिसंचरण तंत्र का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लियर किया था। पूछ रहा है क्या कि मानव के हृदय में
कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आप ही लोग बताइए, मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि मानव हृदय में चेंबरों की संख्या 4 होती है। हमारे हृदय में 4 ठो कमरा, तो 4 गो कमरा में ऊपर वाला अलिंद, निचुआ वाला नीलय कहलाता है। तो हमारे मानव शरीर में यानी हम लोगों में के हृदय में कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर। कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। वेरी गुड। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि स्वपोषण होता है। कौन सा स्वपोषण होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया में स्वपोषण केवल एक ही है, जो है हरे पेड़ पौधे। कौन से? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे के अलावा किसी को देखे हैं खुद का भोजन खुद से निर्माण करते हैं? भैया नहीं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे आपका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है क्या कि सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। अनुशीतलन मतलब समझ में आया? नहीं ना, आप लोग समझिएगा। हमारा जो रक्त है वो दिल से यानी हार्ट से निकलता है, उसका अलग स्पीड होता है, और पूरे शरीर से जब घूम घाम करके जब वो ब्लड फिर से हमारे हृदय में पहुंचता है, तो इसी को कहते हैं अनुशीतलन। ठीक है, फेंक दिया पहले और फिर वो लौटा जब ब्लड, तो लौटने वाले ब्लड को कहते हैं अनुशीतलन। तो अनुशीतलन की क्रिया होती है 80 और जाने वाला का होता है 120। क्या होता है? 120। हाँ हाँ, जाने वाला 120, आने वाला 80। आने वाला पूछ रहा था तो 80। चलिए देखिए अगला देखते हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में केवल और केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ऊपर वाला अलिंद और निचुआ वाला नीलय। केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं, 2 ही चेंबर पाए जाते हैं मछली के हृदय में। ठीक है, बोलता है क्या कि शिराएं शुद्ध रक्त पहुंचाती है। देखिए शिरा तो भैया शुद्ध रक्त पहुंचेबे नहीं करता है, पहला बात है। पहला बात तो शिरा में शुद्ध रक्त नहीं बनता है, लेकिन एक अपवाद होता है जिसका नाम है फुसफुस शिरा। क्या नाम है? फुसफुस शिरा। ये फुसफुस शिरा क्या करता है कि फेफड़ा में जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के ना हमारे दिल में लेकर के चल आता है। तो केवल एक ही शिरा होता है फुसफुस शिरा, जो क्या करता है शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है। कहां से? फेफड़ा से हृदय में पहुंचाता है। भैया ऑक्सीजन फेफड़ा में है ना। देखिए आप लोग समझिएगा जरा सा, शिरा और धमनी में अंतर क्या होता है? देखिए छोटा सा जगह में लिख देते हैं, दिल की ओर आने वाली नसें, दिल की ओर आने वाली नसें कहलाती है शिरा। क्या कहलाती है? शिरा। लेकिन जो नसें दिल से निकलती है उसे हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। दिल से निकलने वाली नसों को कहते हैं धमनी, और दिल की ओर आने वाली नस को कहते हैं शिरा। तो देखिए फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के गया है दिल में। किसमें गया है? दिल में। तो दिल में गया ना, दिल की ओर जा रही है नस, तो उसको कह देंगे शिरा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, दिल की ओर जाने वाली नस कहलाती है शिरा, और दिल से निकलने वाले नस कहलाते हैं धमनी। तो फेफड़ा से जाता है ऑक्सीजन अपने में मिला करके, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिला करके दिल में जाता है कौन? एक नस, उसको कहते हैं शिरा। उसका एक अलगे नाम दे दिए, फुसफुस शिरा। हो गया। पूछ रहा था क्या कि शिराएं शुद्ध रक्त पहुंचाती है फेफड़ा से हृदय की ओर, हृदय में। हो गया। देखिए जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एकदम सबसे पहला चीज। देखिए जीवों में जो ऊर्जा बनता है वो श्वसन के दौरान बनता है। सांस लेंगे तो ऊर्जा बनेंगे, ना लेंगे तो मर जाएंगे। मर जाइएगा तो ठंडा जाइएगा। ठंडाइएगा क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भैया ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम लोगों को वृद्धि के लिए, जीवन को जीने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, हर चीज के लिए। तो ऑप्शन क्या है? जैविक क्रियाओं के लिए। एकदम हम लोग जो काम करते हैं ऊर्जा के ही तो कारण करते हैं। अगला ऑप्शन है वृद्धि के लिए। हाँ भैया बढ़ रहे हैं, ऊर्जा के कारण ही बढ़ रहे हैं। बोला नए जीव द्रव का निर्माण के, एकदम 100% श्योर है। नए नए जीव द्रव का निर्माण के लिए भी ऊर्जा का, क्योंकि रहेगा ऊर्जा तबे तो नई का बनेगा, नहीं रहेगा तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बोल रहा है क्या कि कोशिका में ऊर्जा का संचयन होता है एटीपी में। एटीपी में, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण तो देखिए पहला तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में, एकदम 100% माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है क्रेब्स चक्र, और उसमें हो जाता है क्या?
ऊर्जा का निर्माण, लेकिन कोशिका द्रव भी ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका द्रव भी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो कोशिका द्रव भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, कोशिका द्रव में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। देखिए कोशिका द्रव में एक अणु ग्लूकोज से क्या बनता है? देखिए कोशिका द्रव में जो होता है ना वो अनोक्सी शोषण होता है, समझे। ये पाइरुवेट आपका हो जाएगा पाइरुवेटिक अम्ल और एटीपी। देखिए ऊर्जा तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल भी बनाता है, ठीक है। जो मांसपेशियों में जकड़न जो दर्द होती है ना उसी के कारण होता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या अनोक्सी श्वसन की क्रिया कैसे होता है? तो भैया अनोक्सी क्रिया श्वसन की क्रिया, ये जो श्वसन का दो रूप अनोक्सी और ऑक्सी। अनोक्सी क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाम मात्र का ऑक्सीजन रहता है, या यूं कहें तो ऑक्सीजन रहबे नहीं करता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या कि अनोक्सी श्वसन के दरमियान पौधों में बनते हैं। तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगा और इथाइल एल्कोहल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलता है क्या कि जंतुओं में अनोक्सी श्वसन के दरमियान क्या बनते हैं? तो जंतु में हम लोग आ जाते हैं, आप लोग आ जाते हैं, जितने भी जानवर लोग हैं इस सब का सब जंतु में आते हैं। तो जंतु में अनोक्सी श्वसन होता है तो क्यों कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तबे तो होगा। और जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो जंतु में बनेगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बनेगा और दर्द स्टार्ट हो जाएगा मांसपेशी में। आराम से आप उसे मसाज करिए, दर्द मिटाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ग्लूकोज का परिवर्तन पायरुविक अम्ल में क्या कहलाता है? यानी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोलिसिस 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 कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। अगला क्या है? किण्वन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज से बनता है। किण्वन की क्रिया जब होगा तो ग्लूकोज से बनेगा इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। यही अनोक्सी क्रिया का ही एक रूप है। इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है किसमें? पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा में जो अनोक्सी श्वसन होता है तो उस अनोक्सी श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और इस निर्माण को कहते हैं किण्वन क्रिया। इसे क्या कहते हैं? किण्वन क्रिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? किण्वन की क्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो विसरण की क्रिया के द्वारा। विसरण की क्रिया के द्वारा। देखिए विसरण आप एकदम आराम से समझिएगा। एक आप कॉटन लीजिए यानी रुई लीजिए, आप उस रुई को पानी में थोड़ा सा भिगा दीजिए। वो पानी क्या करेगा? पूरे रुई को भिगा देगा। क्या होगा? विसरित हो जाता है। तो इसी क्रिया के दरमियान क्या होता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है पेड़ पौधों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि पौधे की जड़ें श्वसन के दरमियान ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। देखिए जड़ रहता है कहाँ पे? जड़ पेड़ के ऊपर में रहता है। जड़ रहता है ना, पेड़ के एकदम सबसे ऊपर में जड़ रहता है, नहीं ना। पेड़ कहाँ पे रहता है? मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जड़ है तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेगा? मिट्टी से ही ना। तो मिट्टी से प्राप्त करेगा। तो पेड़ पौधे जड़ में कहाँ से प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन? तो भैया मिट्टी से, ठीक है। कोई दिक्कत है? 17 प्रश्न आज डिस्कस करा दिए और इतना सारा हम लोग कर भी लिए। 17 पे टिक कर लेते हैं। अगले क्लास में 17 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 17 के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से बता दें यहाँ तक आपको समझ में आया, और जो आपको आज बताए थे कुछ श्वसन से रिलेटेड कुछ फैक्ट, वो आप लोग को समझ में आ गया ना पूरा? जल्दी से आप लोग एक बार हाजिरी दे दें, फिर हम लोग कल मिलेंगे।
पूरा समझ गए ना? अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को देखिए, कल मकर संक्रांति है। हम आप लोग को अपनी ओर से आपके और आपके पूरे परिवार वालों को मकर संक्रांति की ढेर सारे शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आप लोग कल बेहतरीन ढंग से मकर संक्रांति मनाइए और एकदम दही चूड़ा का ये त्योहार भाईचारा के साथ मनाइए। और फिर शाम को हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।